नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी की, और ये क्लास टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। एक बार फिर हम आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है और कई बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है। ठीक है, तो प्रारंभिक काल नाम दिया है आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने, अच्छे से याद रखना है। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने। वीर काल, यहाँ उलझना नहीं है। वीर काल किसने कहा है? वीर काल का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, इतने नाम सामने थे, फिर मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा देती हूँ। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। ठीक है, फिर रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आदिकाल, मेन पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, और इसकी जो तिथि है याद रखना है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? अपभ्रंश नाम सबसे पहल वल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। तो राजा धारसेन ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। ठीक है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये प्रमुख पंक्तियां हैं जो कई बार पूछी जाती हैं कि ये किसकी हैं। तो एक बार इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य। प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ वध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, तो ये किस भाषा के शब्द हैं? प्राकृत के। दोहा या दुहा अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के शब्द माने जाते हैं, इनसे उस भाषा का बोध होता है। ठीक है, फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। 84 सिद्ध आ गए। सिद्धों से प्रश्न आ जाता है तो उनके नाम हैं, सारे नाम नहीं याद रखने हैं, ये संख्या याद होनी चाहिए कि सिद्ध कितने हैं। 84 हैं। सिद्धों में सबसे पुराने पूछे जाएं तो सरह, ठीक है, सरोज, वज्र भी नाम है इनका, ये भी याद रखना है। ठीक है, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है, तो ये याद रखना है। महासुख का जो प्रवर्तन है वज्रयान शाखा में हुआ। सबसे पुराने सिद्ध सरह या सरोज वज्र। गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही रूप है, तो गोरखनाथ किस शाखा से संबंधित हैं? वज्रयान। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रयान सिद्धों का लीला क्षेत्र पूछा जाए तो भारत का पूर्वी भाग। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9। सिद्धों और नाथों की संख्या पूछ ली जाती है, आसान सा प्रश्न कई बार आ जाता है।
लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में दिया गया है। तो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार कौन सा सिद्ध इनमें से नहीं, नाथ इनमें से नहीं है या है, तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो कौन कौन है शामिल? नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट है, जलंधर है और मल्ल्यार्जुन है। तो ये 9 नाथ आ गए किसके अनुसार? गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार। फिर अपभ्रंश साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती पूछ ली जाती है, 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू से 3 प्रश्न बन गए। एक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। स्वयंभू किस शती से संबंधित हैं? 8वीं शती से। और इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ ये इम्पोर्टेंट है। पयमचर्यु के रचयिता कौन है? रिठनेमिचर्यु के रचयिता कौन है? स्वयंभू छंद के रचयिता कौन है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। आगे है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पयमचर्यों को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयंभू की किस रचना को उसके पुत्र ने पूरा किया, या उसके पुत्र का नाम, या किसने पूरा किया? ठीक है, तो इस तरीके से पयमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो किस शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुंड या पुष्य। ये सुमेलित करना भी पूछा जाता है कि किसने किसे माना है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में माना जाता है। ठीक है। स्वयंभू 8वीं शती का और पुष्यदंत 9वीं शती का। क्वेश्चन मतलब क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बस ये नोट्स के रूप में जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ताकि जिसने पढ़ रखा है उसकी रिवीजन है, और जिसने नहीं पढ़ा उसके ध्यान से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, फिर कुमारचर्यु तथा जयसहर चर्यु, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपनी रचित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट में चौपई या चौपाई 15 मात्रा का छंद होता है, ये भी पूछा जा सकता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसे कहा है? पुष्य कवि को। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक उपाधियों से विभूषित किया है। तो ये उपाधियां किसकी हैं? काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, ये सारी उपाधियां किसकी हो जाएंगी? पुष्यदंत की। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। तीसरा और आ गया। ठीक है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को। पदरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पदड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सवा कवि थे। फिर धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सवा रतन थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास
1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को जाता है, जो कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को जाता है। सॉरी, ध्यान से देखो, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी। ये बहुत पूछा जाता है, भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की है। आगे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। उपदेश रसायन, ठीक है, चलो इसको एक बार छोड़ो। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। ठीक है, फिर आगे देखना है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है, बहुत पूछा जाता है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? मुनि राम सिंह ने। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ छठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार, ये भी याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, वो नाम आपने थोड़े एक बार देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश की रचनाओं के नाम याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बांट दिया है, अपभ्रंश और देश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश की रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इनकी भाषा पूछी जाती है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ये अपभ्रंश की है। देश भाषा की खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, मतलब रासो साहित्य को भी 2 भागों में बांट दिया। और अपभ्रंश में कौन से आते हैं, देश भाषा में कौन से, याद रखना है। जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, ये देश भाषा की रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। ठीक है, ये भी याद रखना है। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन पूछा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है, ये याद रखना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिसका आविर्भाव 1252 में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नाम एक ग्रंथ लिखा था। प्राकृत पैंगलम, ये याद रखना है किसका ग्रंथ है, लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, षडंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचना को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। और प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने की थी। षडंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, फिर सिद्ध साहित्य, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो अच्छे से याद रखनी है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और आसान प्रश्न है, सभी को पता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है, नाम सारे याद रखना है। सरहपाद,
सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद। ठीक है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा, ये याद रखना है। सहज जानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा, ये भी याद रखना है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त प्राणी वाणी बताया है। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि इसको छोड़ो। ठीक है। उसके बाद है राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद का समय क्या माना है? 769। ठीक है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, ये याद रखना है। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। ठीक है। वचन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय ब्रज ने दिया है। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 में हुआ। चर्यापद शबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद के लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है। चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संदा भाषा के दृष्ट कूट में लिखी गई, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई और तथा चर्यापदों की अवहट में। फिर लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ। लुईपा शबरप्पा के शिष्य थे। एक बार पढ़ने से ये चीज़ें पता नहीं लगती, उसको बार बार देखना पड़ेगा। फिर 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा, ये याद रखना है। सिद्धों में सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। ठीक है। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए। राहुल संकृत्यायन जी ने कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे के अनुसार, राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार, ठीक है, कणहप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़ी कवि थे। फिर जैन साहित्य आ गया। कल जितने भी मेन पॉइंट होंगे जैन साहित्य के, अपभ्रंश साहित्य के, उतने सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसने क्लास पिछली नहीं देखी देख सकता है। अच्छी लगी तो लाइक कर सकता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।